Hello all of you. So now we are going to start with question number 46. Okay. इससे पहले वाली वीडियोस हम अपने पहले वाले पार्ट्स में कर चुके हैं, जिनका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। और ये हम यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के कॉमर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 46। सेल्स ऑफ ए फर्म आर ₹40 लाख। सेल्स जो है हमें 40 लाख की गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है एंड कह रही है कंबाइंड लीवरेज ऑफ द फर्म विल बी। हमें कंबाइंड लीवरेज को इसमें निकालना है। तो सेल्स कितनी है? 40 लाख। वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे। हम सभी को पता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करती है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाते हैं। कंट्रीब्यूशन में से हम अपनी फिक्स कॉस्ट को सबसे पहले माइनस करते हैं सो दैट वी विल गेट EBIT। ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख आ गया। अब हमने इनमें से इंटरेस्ट भी माइनस करना है, जो कि क्वेश्चन में 5 लाख गिवन है, तो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद हमें आ जाएगा EBT। ओके, अब हमारा कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लीवरेज इंटू ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज इंटू ऑपरेटिंग लीवरेज, राइट। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज होता है EBIT अपॉन में EBT। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 15 लाख अपॉन में 10 लाख इंटू ऑपरेटिंग लीवरेज कितना होएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज होगा इंटू 30 लाख अपॉन में 15 लाख, राइट। तो ये 15 से ये 15 कट जाएगा एंड 10 ऊपर 30 लाख और नीचे 10 लाख आ गया, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल एंड डायरेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फ्लोइंग। कि जो कॉर्पोरेशंस हैं वो कंट्रोल और डायरेक्टेड कैसे होते हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन आएगा हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही बताएगा कि कॉर्पोरेशन का कंट्रोल और डायरेक्ट कैसे करें, क्योंकि जो कॉर्पोरेट एथिक्स होते हैं वो मॉरल्स होती हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स हर किसी के लिए अलग होते हैं, किसी के लिए कोई चीज़ ठीक हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज़ गलत भी हो सकती है, तो वो हमारे एथिक्स हैं। उसके बाद तो इसका आंसर हो गया हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ हमें कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ RBI। RBI का फंक्शन कौन सा नहीं है? ये सब आपको पता ही होगा कि RBI क्या करता है, बैंक नोट्स को इशू करता है। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट को डिसाइड करता है, CRR को डिसाइड करता है, राइट। कस्टोडियन ऑफ CRR ऑफ कमर्शियल बैंक, हाँ ये अपनी कस्टडी में रखते हैं, जो CRR मेंटेन करते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है, उसको रखता कौन है? RBI रखता है अपने पास। तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि इन्होंने नोट दी फंक्शन पूछा है, तो आंसर हो जाएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांस लोन टू पब्लिक, क्योंकि ये हमारा काम कमर्शियल बैंक का है, ना कि RBI का फंक्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, जो कि कह रहा है फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टिंग कंपनीज अ पार्ट ऑफ द मेजर प्रोग्राम ऑफ द एग्जिम बैंक डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें कह रहे हैं कि जो फाइनेंस होता है एक्सपोर्टिंग कंपनीज का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो टर्म लोन्स इंक्लूड होंगे, क्योंकि जब हम फाइनेंस दे रहे हैं तो टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल उनकी देखेंगे, राइट। ये दोनों चीज़ तो हैं, ये दोनों पॉइंट तो इंक्लूड होंगी। उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं, दैट इज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। इन ये दोनों ही ऑप्शन थोड़े डाउटफुल सी हैं, बट हम UGC नेट के अकॉर्डिंग आंसर की कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें 4th इज आंसर की गिवन बाय UGC NTA नेट। तो यानी कि वो लोग इन तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में। ओके, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इंक्लूड नहीं होगा, तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस भी आपका ये फैक्टर इंक्लूड हो जाता है इनके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फर्म हैज इन्वेंटरी टर्नओवर ऑफ 3 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹2,70,000। तो हम सबसे पहले एवरेज स्टॉक निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,70,000 अपॉन में 3 करके, दैट इज 90,000। ओके, यहाँ लिख देती हूँ मैं 90,000। उसके बाद हमारे को नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में ही गिवन है कि इन्वेंट्री टर्नओवर अब इंक्रीज हो गया है 5 से। तो इन्वेंट्री टर्नओवर को इंक्रीज करना है 5 से और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल है सेम है, तो 2,70,000 अपॉन में 5 डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 54,000। तो आप कंपेयर कर सकते हो, पहले 90,000 आ रहा था, 54,000 आ रहा है, यानी हमारा स्टॉक इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? स्टॉक या इन्वेंट्री कुछ भी बोल लीजिए आप यहाँ पर। तो इन्वेंट्री की वैल्यू जो है डिक्रीज हो गई है, कितने से डिक्रीज हो गई है? 36,000 से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर
51 यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO। WTO का बेसिक फंक्शन क्या नहीं है? टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये बिल्कुल है, इसका फंक्शन है कि फैसिलिटेट करता है ट्रेड एग्रीमेंट्स को, एडमिनिस्टर भी करता है। उसके बाद कह रही है टू सेटल डिफरेंसेज एंड डिस्प्यूट अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। हाँ जी, मेंबर कंट्रीज में कुछ भी डिस्प्यूट्स या सेटलमेंट करवानी हो तो ये WTO के अंदर ये मैकेनिज्म भी है पड़ा, ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म है पड़ा, तो ये फंक्शन भी बन गया है इसका। टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड की बात आ रही है, उसको एक्सपेंशन की बात आ रही है, तो ये WTO का फंक्शन नहीं है, ये IMF का फंक्शन होता है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो यहीं पर यही थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट द बेसिक फंक्शन पूछा है, ठीक है। तो ऐसे नोट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं UGC नेट में, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द मेंबर कंट्रीज की, देखिए मैं रिमूव कर देती हूँ तो क्या, ताकि आपको क्लियरली दिखे। मेंबर कंट्रीज़ के पीरियोडिक रिव्यू देखना, उनकी पॉलिसीज़ का पीरियोडिक रिव्यू लेना, कुछ टाइम बाद रिव्यू करना, राइट। तो ये भी हमारा फंक्शन में आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन लिखा है, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा आए तो ये भी फंक्शन है WTO का, ट्रेडिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। जो उनके मेंबर कंट्रीज़ होंगी उसमें से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी उनको क्या प्रोवाइड करवाना? टेक्निकल और ट्रेनिंग असिस्टेंस। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अभी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो फर्स्ट है टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल बोथ फॉर द लेसर एंड द लेसी। हाँ, लेसर और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन में जो टैक्स शील्ड मिलता है और जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों ही वो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इनके लिए, देख कर चलते हैं। नेक्स्ट है लीज ट्रांजेक्शन इन इंडिया आर गवर्न बाय द लीज एक्ट। देखिए आपको लगेगा कि लीज ट्रांजेक्शन है तो लीज एक्ट में ही जाएगा, बट ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि लीज ट्रांजेक्शन हमारे इंडिया में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाती है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस कह रहे हैं लेसी शुड इवैल्यूएट द लीज ऑप्शन अगेंस्ट द बाइंग ऑप्शन। जब हमें कुछ बाय नहीं करना होता तो उस टाइम पर लेसी क्या करता है? लीज ऑप्शन पे अपना अल्टरनेट देखते हैं, लीज ऑप्शन की तरफ जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 फाइनेंशियल लीज इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द लेसी एज एन एसेट, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीज इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द लेसी एज एन एसेट। हाँ जी, जो फाइनेंशियल लीज होता है वो हमें एसेट में शो करना होता है लेसी के, लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग लीज का होता तो ऑपरेटिंग लीज को हम एसेट में शो नहीं करते, राइट, लेकिन फाइनेंशियल लीज को हम एसेट में शो करेंगे लेसी के। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू हो जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देती हूँ कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू पूछी थी उन्होंने यहाँ पर, राइट। तो अभी हमें फॉल्स तो एक ही मिली, सेकंड, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगा? तीनों ही ट्रू हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। मर्जर ऑफ द टू कंपनीज अंडर द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIRF सुपरविजन इज नोन एज, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है यहाँ का इसका अरेंज्ड मर्जर, ऑप्शन नंबर 4 अरेंज्ड मर्जर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि जब भी मर्जर होगा दो कंपनीज का अंडर द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविजन, उसको हम बोलेंगे अरेंज्ड मर्जर, ओके। बाकी की मैंने यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करा है, बाकी ऑप्शंस को आप पढ़ सकते हैं। एक होता है नेगोशिएटेड मर्जर, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडली मर्जर भी। ये जब सभी शेयर होल्डर जब मिलकर कोई चीज़ ज्वाइंटली डिसाइड करते हैं तो ये तब का मर्जर है, ओके। और अभी हमारा इस क्वेश्चन में अरेंज मर्जर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 कहते हैं ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन फॉर एन अंडरटेकिंग सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज़ अलाउड फॉर। तो देखिए यहाँ पर डिडक्शन जो है 10AA की कई बार हमारे से पूछ ली जाती है। तो 10AA में जो डिडक्शन है वो क्या कितनी है? इट इज़ अलाउड अप टू, दैट इज़ फॉर 15 ईयर्स तक हमें अलाउड होएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 विच वन ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। इनमें से जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट कौन सा नहीं है, ओके। हम ऑप्शंस की ओर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दो टर्म्स होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या जाएंगी आइटम्स? जॉब डिस्क्रिप्शन में वो सारी आइटम जाएंगी जो जॉब से रिलेटेड होंगी, और स्पेसिफिकेशन में वो सारी आइटम जाएंगी जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होएगी, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या जाएगा? इट डिस्क्राइब जॉब्स, उनकी जॉब के ड्यूटीज़ क्या क्या है, टास्क क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
स्पेसिफिकेशन में क्या चला जाएगा, ये एम्प्लॉय को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उनकी हमारे को डिमांड, सेंसरी डिमांड, हमें उनकी क्या चाहिए, स्किल क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन था नोट अ पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, तो इनिशिएटिव जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है कि जो हमारा एम्प्लॉई है वो इनिशिएटिव होना चाहिए, उसकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं ये भी स्पेसिफिकेशन का पार्ट हो जाता है। और जजमेंट, वो जज कैसे कर रहे हैं चीज़ों को, स्किल कैसी है उसकी, तो ये तीनों ही जॉब स्पेसिफिकेशन के पार्ट है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन का जो पार्ट नहीं है वो है लोकेशन, क्योंकि ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम मूव करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक मोनोपोलीज। पब्लिक मोनोपोलीज कौन सी है, जो गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, और मोनोपोली है जो जिसमें गवर्नमेंट की, जैसे कि एग्जांपल में रेलवे दे दिया मैंने, ठीक है। विच जनरली सफर विद स्वेयर प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लो प्रोडक्टिविटी, पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों की, तो नहीं, पब्लिक सेक्टर में हम मान सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मोनोपोली वाले सेक्टर में गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हैं रेलवे को, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ये बिल्कुल सारी ट्रू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट उस अकॉर्डिंग हमारी फॉल्स हो जाती है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 कह रहा है देयर इज इन नीड नाउ टू इंड्यूस मोर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन प्रोविजन ऑफ सोशल ओवरहेड एज इट मे एनकरेज बेटर रिस्क शेयरिंग, अकाउंटेबिलिटी, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, राइट। यह कह रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारे सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में आने की ज़रूरत है, ताकि उनकी मॉनिटरिंग, उनकी मैनेजमेंट, उनका स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, और अकाउंटेबिलिटी अच्छी हो सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, वहाँ अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं पब्लिक मोनोपोली में, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगी आपकी, और स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर कहता है कि एन ऑप्शन विच गिव्स इट्स होल्डर द प्रिविलेज ऑफ सेलिंग टू अदर पार्टी। देखिए, जब भी आप सीधा सीधा लर्न कर लीजिए, जब भी प्रिविलेज ऑफ सेलिंग की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही है, राइट ऑफ सेलिंग की, तो वो ऑप्शन कौन सा होता है, पुट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दे दिया इट इज़ नोन एज कॉल ऑप्शन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जब भी राइट ऑफ सेल की बात हो रही हो तो ऑप्शन क्या होगा, पुट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है इन एन ऑप्शन द होल्डर हैज़ प्रिविलेज ऑफ परचेजिंग, यानी राइट ऑफ बाय, राइट ऑफ परचेजिंग की बात हो रही है, तो इस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे, कॉल ऑप्शन, बट इन्होंने यहाँ पर पुट ऑप्शन दे दिया, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहते हैं सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री डू नॉट कॉम्प्राइज ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग। सेकेंड जनरेशन के रिफॉर्म्स किस बारे में इनमें से बात नहीं करती हैं। तो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म जो एलपीजी के बाद हुए थे, उन वो रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि एलपीजी वाले फर्स्ट रिफॉर्म्स हो गए हमारे। तो यहाँ पर हमारी बात हुई थी क्लीन एनवायरनमेंट की भी हुई थी, ग्रोइंग इंडिया ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन की भी हुई थी, और एक्सप्लोटेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी की भी हुई थी, राइट, ग्लोबलाइजेशन पूरा करना। तो ये तीनों ही हमारी यहाँ पर बात हुई थी, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर से रिलेटेड कोई भी सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लेस देन एंड मोर देन और गिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन। तो मोर देन और गिव, ये मोर देन और गिव एंड लेस देन और गिव जहाँ पर भी मीट करेंगे, जो इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, तो ये एक्स एक्सिस पर हमें कौन सी वैल्यू देगा, मीडियन की वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू देगा, मीडियन। तो ये क्वेश्चन भी कभी आ जाता है कि मोर देन लेस देन और गिव क्या वैल्यू देती है जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये मीडियन ऑप्शन हो जाएगा। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो मीडियन की वैल्यू आती है वो कौन सी एक्सिस में आती है, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस में, यहाँ जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस आंसर हो जाएगा और मीडियन आंसर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमें लिस्ट 1 और 2 दे रखी है और मैचिंग करनी है हमें। तो फर्स्ट है जॉब कंटेक्स्ट। देखिए जॉब कंटेक्स्ट में हमें क्या होगा, डिज़ाइन और लेआउट की बात होएगी, यानी वर्क शेड्यूल, राइट। जॉब रिलेटेड टेंजिबल इंटेंजिबल, ये आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इसका आंसर हो जाएगा सर्विसेज रेंडर्ड, कि क्या सर्विसेज लोग दे रहे हैं, क्या रेंडर्ड कर रहे हैं। उसके बाद है वर्क एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोसीजर चाहिए होता है, तो एक्टिविटीज़ के लिए आंसर हो जाएगा प्रोसीजर यूज़। नेक्स्ट है वर्क परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हम हमेशा अपने स्टैंडर्ड से ही मैच करते हैं, तो परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को यहाँ पर मैच कर दिया जाएगा, राइट। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है यहाँ पर Which one of the following is not an internal factor of pricing decision?
प्राइसिंग डिसीजन की इनमें से कौन सा इंटरनल फैक्टर नहीं है, राइट। तो फर्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गिवन प्रोडक्ट। देखिए कंज्यूमर का बिहेवियर हमारे हाथ में नहीं है, इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पॉलिसी हो गई एक। और उसके बाद है पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट साइकिल। ये प्रोडक्ट साइकिल में जो क्या पोजीशन है कि हमारा जो प्रोडक्ट साइकिल पर हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर है, ग्रोथ स्टेज पर है, डिक्लाइन स्टेज पर है, ठीक है। तो फिर ये इंटरनल पॉइंट हो जाता है इसका। प्राइस इलास्टिसिटी एज पर सेल ऑफ द प्रोडक्ट हमें डिसाइड करना है, तो ये भी हमारा इंटरनल हो गया। और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कंपनीज पास्ट प्राइसिंग, तो ये किस पे डिपेंड है, कंपनी के पास्ट प्राइसेस पे, तो ये भी हमारा एक इंटरनल पॉइंट हो गया इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ हो जाता है, जो एक्सटर्नल था, बाकी सब इंटरनल पॉइंट से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्क। सार्क की ऑब्जर्वर कंट्री इनमें से कौन सी नहीं है। तो 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उसमें से 9 ऑब्जर्वर है सार्क की। आप एक बार सारी रीड कर लीजिएगा। चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, देन है यूएसए, बर्मा और मॉरिशियस। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये तीनों ईरान, चाइना और यूएसए यहाँ ऑप्शन में थे, तो कनाडा ऑब्जर्वर नहीं है सार्क का। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्ट प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले देख लीजिए आप कि 2 पैरामीटर होते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। दोनों ही मेन पैरामीटर होते हैं, ओके, एसडी एंड मीन। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सोल मतलब अकेला पैरामीटर है ये, नहीं। तो मीन भी एक पैरामीटर होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स है और इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछी थी। बाकी भी हम पढ़ लेते हैं, बाकी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी वो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ जी बिल्कुल यूनिमॉडल है, जहाँ पर सेंट्रल वैल्यूज जो होती हैं सारी इक्वल आती है, दैट इज़ मीन, मोड और मीडियन तीनों ही कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जोन से नहीं है वो ये है कि स्टैंडर्ड एविएशन एक अकेला पैरामीटर नहीं है, मीन भी एक पैरामीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।